हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण आदि के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें भाषा के मानक रूप के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। भाषा के प्रांजल, परिष्कृत और परिनिष्ठ रूप को जिसका प्रयोग सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों द्वारा किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का जो शुद्ध और सही रूप होता है, जो व्याकरणिक रूप से सही होता है, और जिसका इस्तेमाल जो है, जिसका प्रयोग जो है सुशिक्षित यानी शिक्षित लोग करते हैं, सुसभ्य यानी सभ्य लोग करते हैं, एंड सुसंस्कृत यानी कि संस्कृति को जानने वाले लोगों द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। अब हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी क्या है, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसे आपको जानना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है, ली का प्रयोग जो है हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। यानी कि हिंदी वर्णमाला में ली को स्थान नहीं दिया गया है। इसको जो है उसमें दिखाया नहीं गया। ये संस्कृत की वर्णमाला में दिखाई देता है, हिंदी में नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर या घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई हटाकर, यानी कि जो आप च लिखते हैं, तो ये तो पूरा च है, लेकिन जब इसको आधा लिखना हो तो उसकी पाई हटा देते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं। ओके, ठीक है। वैसे ही घुंडी को आधा करके, घुंडी यानी ये क है, और उसमें ये जो घुंडी, ये जो कहते हैं, इसको पूरा ना लिख करके इसको भी हम जब ऐसे आधा कर देते हैं, ठीक है। या फिर किसी वर्ण के नीचे से हलंत लगा देते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, ये सब आधा है, हो गया ना। हलंत लगा देना, या घुंडी को आधा कर देना, या पाई हटा देना, तो ये सब क्या हो गया, वर्ण को आधा करना हो गया। तो वही लिखा है संयुक्त वर्ण, यानी अगर किसी वर्ण को आधा करना हो तो उसमें से पाई हटा देते हैं, घुंडी को आधा कर देते हैं, या हलंत लगा देते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। ओके, नेक्स्ट है विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। विभक्ति चिन्ह होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, तो संज्ञा शब्दों से पृथक यानी संज्ञा से अलग करके लिखते हैं, जैसे राम को एक ही में ना लिख करके अलग अलग लिखा जाता है। और सर्वनाम शब्दों से मिलाकर, और सर्वनाम में उसको मिला के लिखा जाता है, यानी कि उसको अलग अलग ना लिख के एक ही में लिख दिया गया, उसको। ठीक है, ये जो विभक्ति चिन्ह को है, संज्ञा के साथ अलग करके लिखते हैं और सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखते हैं। और क्या है, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाती हैं, जैसे उनके साथ, यहाँ तक, श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी, यानी कि दोनों एक ही में एक साथ नहीं लिखा जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा, स्पेस रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया विशेषण में जो अव्यय आता है, य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, यानी कि इसका य व न लिख करके हम स्वरात्मक, उसका स्वर वाला जो रूप होता है उसका प्रयोग करें। जैसे नई, इसमें य न लिख के उसका जो स्वर वाला रूप है ई, नई, ऐसे इस्तेमाल हुआ। हुआ, व पर आ की मात्रा न लिख के उसका स्वरात्मक रूप आ, ठीक है, हुआ, ये इस्तेमाल किए जाए। की, ए, आई, नई, हुआ आदि ये मानक रूप है। ये मानक रूप नहीं है नई, जिसमें स्वर वाला होता है, ई लिखा होता है, वो मानक रूप होता है। ठीक है, जहाँ यह शब्द मूल तत्व के हो वह यह ही रहेगा, जैसे अस्थाई। अब यहाँ बोलने में भी आ रहा है ना, तो यही रहेगा। अव्ययी भाव, यह आ रहा है बोलने में, तो वहाँ पे यह ही लिखा जाएगा। दाई, तो आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। पंचमाक्षर क्या होता है,
जो क ख ग घ अंग यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचवा वर्ण है ना, इसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। च छ ज झ इया, तो इया क्या है, पंचमाक्षर है। तो इसकी जगह हम अनुस्वार यानी बिंदी का भी प्रयोग करते हैं। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्हों के प्रयोग किए जाएंगे। लिखा नहीं जाता, उसका चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। सिरो रेखा यानी ये जो आप ऊपर क के ऊपर ये जो लाइन खींचते हैं इसको सिरो रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये क जब ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर जो लाइन बोलते हैं इसको हम सिरो रेखा बोलते हैं। तो सिरो रेखा के ऊपर जो है इसको हम चिन्ह अंकित करते हैं, अनुस्वार का, अनुनासिक का। ठीक है, न कि उन्हें लिखते हैं, क्योंकि सिरो रेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, इसलिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे मैं, अन्यत्र आदि। ठीक है, आगे क्या है, क ख ग ज फ में से ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज फ अभी भी प्रयोग में है। फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, यानी कि हम ऐसे भी सर्दी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूपों में सर्दी सही है। गर्दन आदि शब्दों के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन, विद्वान आदि। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित व्यंजन लुप्त हो गया और उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्ध, तत्व, यानी कि 3 व्यंजन एक साथ हो तो हम जो है एक नहीं लिख सकते हैं, 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे ये तत्सम रूप है, अब इसका जब तद्भव हो गया है तो ये विसर्ग का लोप हो गया, यानी ये गायब हो गया है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि क्रिया में अगर कर पीछे लगा दिया जाए, पीछे लगाकर अब लिखा जाने लगा है, जैसे दौड़ कर, पढ़ कर, खा कर। ठीक है, तो वही लिखा है, कर प्रत्यय लगा करके नया शब्द बना दिया गया है, दौड़ कर, खा कर, पढ़ कर। आगे क्या है, हिंदी भाषा का महत्व। हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में पढ़ना है। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषी लोग ही रहते हैं। भाषा के अत्यधिक क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या देखते हुए इसका विश्व में 4th स्थान है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में हिंदी कौन से नंबर पे है, 4थे नंबर पे है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा है, यानी कि जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अतः यह भाषा पर्याप्त वैज्ञानिक, और यह भाषा जो है पूरी तरह वैज्ञानिक भाषा है। कोई भी ऐसी भाषा नहीं जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसके पास विपुल शब्द भंडार है, इसके पास बहुत बड़ा शब्द भंडार है। यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई, और यह जो सृजनात्मक साहित्य यानी साहित्य को रचना करने की भाषा के रूप में विकसित हुई है, यानी कि हिंदी भाषा में बहुत से अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं। यह सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है। यह एक सरल, व्यवहारिक यानी व्यवहारिक भाषा है, और जीवंत मतलब जीवन के पर्यंत चलने वाली, मतलब हमेशा चलने वाली यह भाषा है। यह भारत की एकता का माध्यम रही है, और इसी की वजह से भारत में जो है एकता बनी हुई है, क्योंकि बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है, बहुत लोगों द्वारा समझी जाती है। हिंदी का विकास प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण यानी बातचीत का माध्यम। यह सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से बातचीत का एक माध्यम है। ये सब भाषा की विशेषताएं हैं, आप इसे पढ़िएगा एक बार और। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है, मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मातृभाषा अपने परिवार से सीखता है, बच्चा जो है मातृभाषा अपने परिवार से सीखता है। सरकारी कार्य करने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप एक बार चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।